So, assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? Hello, hello, hello. कैसे हैं सब लोग? Okay, that's good. So हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में हमने जो है वो मेजॉरिटी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आज हम डार्विनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमने एवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, एविडेंसेस देख लिए हैं। ठीक हो गया। कल हमने लिमार्किज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास बच जाएगा यस एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स और एंड प्रोकैरियोट्स। एक ये टॉपिक बच जाएगा और कल हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा एंड दैट इज एनिमल बिहेवियर। उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। अभी हम स्टार्ट करते हैं यस एवोल्यूशन डार्विनिज्म। तो कल मैंने डार्विन का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि डार्विन ने एक समुद्री सफर किया था। ठीक है, एक समुद्री वॉयज, HMS बीगल उनकी शिप का नाम था, HMS बीगल। और उन्होंने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट सफर किया था और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो उन्होंने स्टे किया था और डिफरेंट 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 जगहों पे उन्होंने स्टे किया था और वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए थे और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखा था और अपनी जो है वो थ्योरी को, नेचुरल सिलेक्शन जो जो थ्योरी है उसको, उसके लिए एविडेंसेस वो किए थे। तो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो फिंचेस थे उनका जो ये चोंच होती है, पीक, इसके डिफरेंसेस भी उन्होंने देखे थे। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डार्विन की जो थ्योरी है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, तो डार्विन की थ्योरी में आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग ना दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक हमारे पास है डिसेंट, डिसेंट करके है। ठीक है, डिसेंट डार्विनिज्म में हमारे पास एक पॉइंट, यस, दो पॉइंट्स हैं। एक है डिसेंट मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में फिर बाकी नीचे चीजें आती हैं, ओवर प्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और फलाना फलाना। तो दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हैं, एक डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन को हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये इन्होंने कब दिया? ये इन्होंने दिया था, वैसे दिया तो पहले था लेकिन 1959 में जब इनकी बुक पब्लिश हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशी में, उनके उसके अंदर था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी का अगर किसी को ऑडियो बुक चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा ओरिजिन ऑफ स्पीशी का। ओके, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि डार्विन ने अपने बुक में क्या लिखा था। ठीक हो गया। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन पहला पॉइंट है डार्विन की थ्योरी, जो आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग वो है। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में ये पॉइंट है ना कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू एंसेस्ट्री। ठीक है, जो उनका एंसेस्टर होता है वो उससे ना क्लोजली, मतलब उससे इंटरलिंक्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बोला जाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन या अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि हमारा जो क्लोज एंसेस्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, हमारा जो कॉमन एंसेस्टर है, जैसे कि हमारे पास प्राइमेट्स है। ठीक है, प्राइमेट्स में हमारे पास चिंपैंजीज हैं, ठीक है, मंकीज हैं, हमारे पास गोरिल्लाज हैं, ठीक है, और हमारे पास बाकी दूसरी चीजें हैं। इनका बोला जाता है कि इनका सेम एंसेस्टर था। ठीक है, इन सब का सेम एंसेस्टर था। ठीक है, तो ये सब का सेम एंसेस्टर था। तो ये देखो, ये हम चिंपैंजीज और मंकीज ये सब एक सेम एंसेस्टर के थ्रू जुड़ गए ना आपस में। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और जो स्टार्ट में जो आप लोगों के पास एक पॉइंट था, एवोल्यूशन का जो ट्री है, एवोल्यूशन का जो ट्री है यहाँ पे देखें, ये एवोल्यूशन का जो ट्री है, ये देखें, ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका एंसेस्टर ये है। ठीक है, फिर आगे जाएं तो आगे इन दोनों का एंसेस्टर पीछे यहाँ पे कॉमन है। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन का एक ट्री है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से एक क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू देयर एंसेस्टर। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एवोल्यूशन का ट्री है, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरह से इसके ऊपर ब्रांचेस आती हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे, यहाँ से ना इस डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुई और ये चीज बनी है। मैं इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये फिशेस का एंसेस्टर कॉमन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लोजली इंटरलिंक्ड है।
ठीक है। अब ये जो वालेकुम अस्सलाम मदीना इब्राहिम वेलकम। अब ये जो टर्मिनल पे जितने भी ये है ना, ये न्यू स्पीशीज हैं, ये अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ये वो हैं, ठीक है। और इनको ट्रेस बैक करें तो इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर आएगा पीछे की तरफ, ठीक हो गया। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट। आगे दूसरे पॉइंट है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन में पहले हमारे पास ओवर प्रोडक्शन, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, वहां भी हम देखते हैं। अब डार्विनिज्म में हमारे पास, यस, डार्विनिज्म में हमारे पास सबसे पहले अब जो नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, जो मेन फीचर है ओवर प्रोडक्शन का। तो डार्विन का ये कहना है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सरवाइव करते हैं, और जो कम रिप्रोड्यूस करते हैं वो कम सरवाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फर्टाइल, दे हैव फास्ट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इंक्रीज देयर नंबर रैपिडली। तो इसने एक एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल है बुक में आप लोगों की, कि कॉड जो फिश होती है वो 5 to 7 मिलियन एग्स देती है एक सीजन के अंदर, ठीक है। एक सीजन के अंदर इतने 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 अंडे दे देती है, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होती। सिमिलरली देखो, हाउस फ्लाई lays of 120 eggs in every 6 time of summer, ठीक है। और स्टारफिश मिलियंस ऑफ एग्स एक ईयर में देता है। तो ये देखो हमारे पास ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है। और आपको दिख रहा होगा कि कॉर्ड कॉर्ड जो फिश है उसकी कोई कमी नहीं है दुनिया में, स्टारफिश की भी कोई कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। ऑपोजिट टू दैट टाइम एक एलिफेंट है, ठीक है। एलिफेंट, अब देखो अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के करीब है, ठीक है। एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, वो अब एक्सटिंक्ट होने के करीब है, ठीक है। देखो कॉर्ड, जो कॉर्ड फिश है, कॉर्ड आप लोगों ने देखा होगा विटामिन ए, ठीक है। जो विटामिन ए होता है, वो जो कॉर्ड फिश होती है ना, उसके लिवर से, उसके जितने भी पेल्स हैं, विटामिन ए के जितने भी वो पेल्स होते हैं, ये जो कैप्सूल होता है, ठीक है, वो कॉर्ड का जो लिवर होता है ना, उसमें से लिया जाता है, कॉर्ड लिवर ऑयल, उसमें विटामिन ए होता है। तो कॉर्ड को तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए मार के खाया भी जाता है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं खत्म होती, क्यों? क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एलिफेंट को हम ना खाते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में भी डाला हुआ है, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सटेंशन के करीब है, ठीक है। तो ये बहुत स्लो ब्रीडर होता है एलिफेंट, ठीक है। इट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर, ही टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन अबाउट 60 years in his age, but he produce only 6 children, ठीक है। तो बहुत स्लो ब्रीडर होता है, अपनी टाइम पे जो सिर्फ 6 बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और एज भी कितनी बोली है, एलिफेंट इज द स्लोएस्ट ब्रीडर, ही टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन अबाउट 60 years in his age, but he reproduce only 6 children, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो रहा है, आज हाथी आप लोगों को दिख रहा है, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखता, एक्सटिंक्ट होने के करीब है। अभी कराची के जू में पिछले साल एक एलिफेंट मर गया था, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नूरजहां नाम था, पता नहीं क्या नाम था, याद आया? ठीक है, ओके। तो ये पहला पॉइंट ये है डार्विन का, और पहला पॉइंट काफी सही भी है नेचुरल सिलेक्शन में। नॉट हाजरा, नूर था, नूरजहां नाम था भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, खाने के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, और खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, शेल्टर के लिए करते हैं, वालेकुम सलाम महक, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, फॉर एग्जांपल मीट, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके लिए आपस में लड़ते हैं, एक स्ट्रगल करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। अ लॉजिकल रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन इज द सीवियर कंपटीशन। अब देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है ना, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, तो उससे कंपटीशन डेवलप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं ना आप एग्जाम में भी जैसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो कम कंपटीशन होता है, एमडी गेट देख लें,
ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली जब ओवर प्रोडक्शन होती है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर फूड, स्पेस एंड अदर नेसेसिटीज, जैसे लाइफ की बाकी नेसेसिटीज। डार्विन ने इन स्ट्रगल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, थी हमारे पास इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक क्या थी? इंट्रा स्पेसिफिक ये है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म या दो एनिमल्स फॉर एग्जांपल, वो एक दूसरे के साथ ही सेम काइंड, एक ही स्पीशी के वो हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, सेम स्पीशीज वाले, जैसे फॉर एग्जांपल शेर शेर के साथ लड़ रहा है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैजेबीन महक के साथ लड़ रही है। ठीक है, या ठीक है, तो ये हमारे पास सेम स्पीशी के बीच में जो लड़ाई होती है या जो स्ट्रगल होती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या है? डिफरेंट, वो स्ट्रगल जो दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल दे सकता है इसमें? कोई एग्जांपल दे दो भाई। यस, कौन हम बता सकता है का इसमें कौन सा पॉइंट आएगा? अरे कौन हम बताएगा या नहीं बताएगा? कैट एंड माउस, वाओ। शेल्टर, शेल्टर मतलब घर, शेल्टर का मतलब घर, मतलब स्पेस जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, शेल्टर के लिए भी वो होता है ना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ठीक है, उसका जो है वो लड़ाई हो जाए किसके साथ? वुल्फ के साथ। ठीक है, दोनों शिकार करें, दोनों जो है वो कार्निवोरस एनिमल हैं और प्रेडेटर्स हैं, तो दोनों आपस में लड़ जाएं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ठीक है, नहीं आप एग्जाम में ऐसी एग्जांपल नहीं ले सकते। हाँ, अपने डेली लाइफ में आप समझने के लिए बिल्ली और अपनी एग्जांपल ले लो, लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं लिखोगी ना तुम कि मैं बिल्ली से लड़ रही हूँ तो दिस इज इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि ये एवोल्यूशन के करीब नहीं होगा ना, मतलब जो जिस तरह से डार्विन ने बताया। तीसरा चीज है जी जी आई नो, मुझे पता है भाई, मुझे पता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में हमारे पास क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के जितने भी जो फैक्टर है ना, डिफरेंट कैटास्ट्रोफीज जो हैं, जो सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट, टेम्परेचर का बढ़ जाना, या फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश होना, स्टॉर्म आना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को फेस करना ये इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में आता है। फॉर एग्जांपल देखें आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बर्फ में भी इवन वो जो है वो अपना शिकार कर रहे होते हैं और जिंदा रहते हैं। जी बिल्कुल मुजीब, राइनोसोरस भी एक्सटिंक्ट हो रहा है। यस, ये भी एक्सटिंक्ट हो रहा है। ठीक है, नहीं कहाँ, हाँ यस, एसिड रेन कहाँ, ग्लोबल वार्मिंग और कहाँ, उसमें कहाँ चली गई? तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल में हमारे पास डिफरेंट ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना, इनके अगेंस्ट लड़ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, कई सारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल, वो सॉल्ट के अंदर भी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी रहते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जो अंटार्कटिका की जो कोल्ड आइस है ना बहुत, उसमें भी रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो कोल्ड है या सॉल्टी कंडीशन है, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, वहां पे जो हॉट वोल्केनोज हैं, वहां पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, थर्मस इक्वेटिकस, हमने पढ़ा था। इसमें से हम टैग पॉलीमरेज लेते हैं, टैग पॉलीमरेज, डीएनए डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए टैग पॉलीमरेज जो लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बहुत, मतलब हमारे पास क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? डिफरेंट एग्जांपल्स, क्रिस्टोफर क्लारो, क्लारो यहाँ तक, ओवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारे पास वेरिएशन इन हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशन इन हेरिडिटी क्या है भाई? तो हमारे पास जो सेम स्पीशी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, उनके जो हेरिडिटी मटेरियल होता है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती हैं।
कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट के फेवर में होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो अनफेवरेबल होती हैं। जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास रहती हैं और आगे क्या होती हैं, यस, आगे ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक हो गया। और जो अनफेवरेबल वेरिएशंस हैं वो जो है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं करती, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म को, वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू? ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएशन, सेम स्पीशी के बीच में वेरिएशन कैसे हो सकती है, तो यस, वेरिएशन थोड़ी बहुत आती रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ना ये बटरफ्लाई की एग्जांपल दी है, ठीक है। येलो वाला बटरफ्लाई देखो और ये ब्राउन वाला बटरफ्लाई देखो, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला बटरफ्लाई देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट था वैसे बहुत फेमस, कि ये जो मॉथ्स होते हैं ना, तो ये लंदन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब जो आग लगी थी और उससे धुआं उठा था, तो उसकी वजह से ये जो मॉथ्स है इनका कलर ब्लैक हो गया था। तो कलर ब्लैक, तो ये पेड़ पे जाके बैठ जाते थे, पेड़ पे बैठते थे, तो उससे क्या होता था, उनका कलर छुप जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो येलो वाले मॉथ्स हैं, इन बेचारों का कलर नहीं छुपता था। तो ये जो जितने भी पिजन्स विजन्स हैं ये येलो वालों को खा लेते थे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये वाली जो चेंज है, ये जो वेरिएशन है, ये फेवरेबल नहीं है ना। और दूसरा जो हमारे पास ब्राउन वाला है उसके लिए फेवरेबल है और वो बच जाते थे, ठीक है। ऑल्दो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो है, क्रिटिक्स हैं कि ये सही एक्सपेरिमेंट नहीं था। कई सारे लोग कहते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंटर था उसने ये जो मौत से ना ये अपने आप से टेप लगा के चिपकाए थे वहाँ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट में थोड़े वो नहीं है, लेकिन है आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएशन इन जेनेटिक्स में क्या है, एज वी ऑब्जर्व इन द फैक्ट दैट टू इंडिविजुअल इवन बिलोंगिंग टू द सेम प्रेजेंट आर एग्जैक्टली सेम, देयर आर ऑलवेज सम वेरिएशंस, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। जैसे अब्बा और बेटे में भी देख लें वेरिएशंस होती हैं, सिमिलैरिटी भी होती है, वेरिएशंस भी होती हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ साइज, कलर, फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट। these individual would which show suitable variations continue to exist, ठीक है। जो suitable variations होती हैं वो कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्ट करना, रहते हैं वो। और जो अनफेवरेबल वेरिएशंस आती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं करती, इवन वो वर्स हो जाती हैं उसके लिए, और वो टाटा बाय बाय चला गया। जी मुझे, मैंने भी आप लोगों को ये शायद बताया था। खैर, हाँ, क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, लेकिन वी आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस एक्शंस, ओके। इसके बाद है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या है भाई, so in the competition of struggle of existence, the individual which show favorable variations are survived and reproduce, but the individual which show unfavorable variation start to kill. This is natural selection, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन का नाम ही क्लियर है। फॉर एग्जांपल, नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो स्ट्रांग होता है, ठीक है। डार्विन की फेमस कोट भी है कि इट इज नॉट अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट हु विल सर्वाइव, नॉट द, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसका मफहूम ये है कि मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो वो भी सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। सर्वाइव वही करता है जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालता है। जैसे डायनासोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एस्ट्रॉयड आया और सारे के सारे डायनासोर टाटा बाय बाय हो गए, ठीक है। तो उन्होंने नेचर जो है नेचर सेलेक्ट करती है उसको जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से डालते हैं। इसके अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम के ऊपर कम खाना खाते थे, साइज में छोटे थे, जमीन के अंदर केव्स में रह सकते थे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करे, ठीक है। हो गए। सो हाँ, इसके साथ साथ हमारे पास सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो नेचर भी जो फिटेस्ट होते हैं ना, मतलब जो एनवायरनमेंट में सही फिट बैठता है, जिसके पास सारी ट्रेड्स होती हैं, सारी
फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं जिसके साथ वो रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करो ये जो लाइन लाइन है शेर है, अज्यूम करो लेट्स सपोज इसके अंदर ये चीज ना होती, फॉर एग्जांपल ये भाग ना सकता सही से, ठीक है, ये शिकार सही से ना कर सकता, तो क्या ये रह सकता था एनवायरनमेंट में? आंसर है नो, क्योंकि वो प्रेडेटर है, ठीक है, तो उसको शिकार करके ही खाना है। ठीक है, अगर ये ट्रेट ना होती इसके अंदर जो उसको फिट करती है इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो तो कब का एक्सटिंक्ट हो चुका होता। लेकिन ये इसके अंदर ट्रेट है, उनकी जेनेटिक्स में है ये कि वो शिकार करके खाएंगे, और उन्हें कैसे करना है वो उनको पता है बेटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इसके अगेंस्ट वो फॉर एग्जांपल दो शेर हैं, एक बूढ़ा है एक जवान शेर है, ठीक है, तो किसका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज्यादा है, जवान का बूढ़े का? डेफिनेटली जवान का। ठीक है, यंग वाले का, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, अच्छे से भाग सकता है, अच्छे से खाना खा सकता है, अच्छे से अपना शिकार को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका है? यंग वाले का। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। तो इस इन सब चीजों के बाद डार्विन साहब ने ये कहा जो भी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, वो इनहेरिट होती हैं फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, जनरेशंस टू जनरेशंस, जनरेशंस टू जनरेशंस। और जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो अनफेवरेबल होती हैं वो एलिमिनेट आउट होती रहती हैं। तो इस तरह करते करते आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो हमारे पास क्या होता है फिर? मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता रहता है कि उस स्पीशी का बेटर वर्जन बनता रहता है। ठीक है, बेटर वर्जन बनता रहता है, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली वो न्यू स्पीशी बन जाती है। ये जो वेरिएशंस होती हैं ये एक्युमुलेट होती हैं, जमा होती हैं एक जगह पे, टू सच एक्सटेंट दैट बॉडी स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है उनका। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड जीन आर रिस्पांसिबल फॉर वेरिएशन इन द कैरेक्टर्स ऑफ बेटर जीन कॉज बेटर वेरिएशन। ठीक है, द इंडिविजुअल विच हैव फेवरेबल वेरिएशंस लिव to maturity and transmit this variation to offspring. This process continues and variations accumulate to such extent that structure of body are modified is modified. ठीक है, और इसी मॉडिफाइड चीज से हम बोलते हैं न्यू स्पीशी बन जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। स्पीशी का, न्यू स्पीशी का बनना, दिस इज स्पेसिएशन। और दिस इज अकॉर्डिंग 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 टू, ये अकॉर्डिंग टू डार्विन है। ठीक है, देयर इज अनदर थ्योरी, हमने बात की थी ना उसकी, फादर सुराज ने जो थ्योरी दी थी, फादर सुराज की जो थ्योरी थी, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं डार्विनिज्म के। अच्छा, डार्विन का जो लास्ट वाला पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, इसमें तो उसने जीन्स की बात की, और उस वक्त तो जीन्स तो डिस्कवर भी नहीं हुआ थे, तो यस, ये कैसे हुआ? तो खैर ये पॉइंट्स बाद में बनाए गए हैं। ठीक है, उन्होंने वेरिएशंस की बात की थी, लेकिन वेरिएशंस के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, तो वो जीन्स ही होते हैं डेफिनेटली। तो बाद में लोगों ने इसको अपने आप से ट्रांसलेट कर दिया, वेरिएशंस और जीन जेनेटिक्स। अब बात करते हैं हम ना न्यू डार्विनिज्म की। पता है जो डार्विन के मेन जो चीजें हैं, डार्विन के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो, हेलो, ऑडिबल आवाज आ रही है? ओके, चलें अब जरा ऑब्जेक्शंस को देखते हैं और फिर उसके बाद हम न्यू डार्विनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन, क्लियरेंस अबाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, डार्विन डिड नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ म्यूटेशन इन एवोल्यूशन। उस वक्त जेन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। ठीक है, ऑल्दो मेंडल उसके बराबर ही काम किया था, ठीक है, उसके लगभग आसपास ही, जब वो डार्विन जिंदा ही था, और पब्लिश भी कर लिया था, लेकिन उस वक्त डार्विनिज्म का इतना वाव वाव था कि जो म्यूटेशन और जो जेनेटिक्स वाली चीजें वो थी ही नहीं। तो रोल ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक्स, ये वाले पॉइंट यूज ही नहीं है। ठीक है, तो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म म्यूटेट करते हैं और इनसे न्यू चीजें बनती हैं। ही एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ मेन वेरिएशंस वेयर एज म्यूटेशन व्हिच अपीयर्स
suddenly and without reference to parent really play a role in evolution? ठीक है। उसके बाद कॉज ऑफ वेरिएशन, तो कॉज ऑफ वेरिएशन को भी डेफिनेटली उस वक्त जीन और जेनेटिक्स थी नहीं, तो कॉज ऑफ वेरिएशन भी वो नहीं बता सके थे। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल वेरिएशंस which have neither useful nor harmful effect but exist generation after generation। ठीक है। अच्छा, ये जो अलग अलग हम जो वो देखते हैं ना, evidence from fossil fuels, evidence from embryology, evidence from फलाना, evidence from फलाना, तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन का ये डार्विन ने बोला गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, तो उसके पीछे देखो कोई सेटिस्फैक्टरी डेटा नहीं था उनके पास। ठीक है, कि नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग को ही सेलेक्ट करती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर भाई एक इंसान की जिंदगी कितनी होती है, डार्विन की जिंदगी कितनी थी, कहाँ पे कब पैदा हुआ था, 1812 के अंदर, और कब मरा था ये 18 मतलब समहाउ, चले हम एक सेंचुरी लगा लेते हैं, तो एक सेंचुरी में कितनी नेचुरल सिलेक्शंस वो देख सकेंगे, 18 ऑफ ओके 1809 के अंदर, ठीक है, और 1882 के अंदर, ओके। तो इस पीरियड में जितने भी 80-90 साल बनते हैं, इस पीरियड में वो कितनी नेचुरल सिलेक्शन देख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो टाइम लेता है ना, तो उसके पीछे कोई सेटिस्फैक्टरी डेटा नहीं था उनके पास। ठीक है, ये तो बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, आप लोगों के बुक में उनका जिक्र भी है। ठीक है, 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो बाद में जो है जाके डार्विन के कुछ चीज़ों को वो किया, और बाद में जब वो चीज़ें आई, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अजम्पशन थी, थ्योरी थी, तो बाद में कुछ चीज़ें आई, जैसे हमारे पास बाद में जैसे ग्रोगर मेंडल का काम बाद में डिस्कवर हुआ, तो उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया इसको। एक्सप्लेनेशन ऑफ, यस एग्जैक्टली, अभी तक भी ऐसा नहीं है। खैर भाई, ऐसा ही बोल रही उजाला, यू आर राइट, अभी भी बहुत सारे पॉइंट मिसिंग है इसमें। एक्सप्लेनेशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है कि नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो ज्यादा फिटेस्ट होता है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का फिर क्या काम है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए ना, जैसे हमारे ह्यूमंस में जो वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है अपेंडिक्स का, ठीक है, या कॉक्सिक्स का, तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है। दूसरा है रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन हैज अ की position in the evolution, but it operates over variation have appeared, so it account for preservation rather than origin of favorable variation। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, इसने बोला कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो स्पीशी को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है रादर देन के स्पीशी जो है वो ओरिजिन मतलब न्यू तरह से बने। ठीक है, यहाँ पे देखें, नेचुरल सिलेक्शन हैज अ की पोजीशन इन एवोल्यूशन, बट इट ऑपरेट्स आफ्टर वेरिएशंस हैव अपीयर्ड, सो इट्स अकाउंट फॉर अ प्रिजर्वेशन। ठीक है, अकाउंट फॉर प्रिजर्वेशन मतलब स्पीशी की प्रिजर्वेशन मतलब स्पीशी की प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है रादर देन कि न्यू स्पीशी का ओरिजिन हो और न्यू न्यू चीजों का वेरिएशन हो। अराइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे फिट है। अब अराइवल ऑफ फिटेस्ट जो रिप्रोड्यूस होके आएगा उसके लिए, तो द थ्योरी एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट नॉट डज नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, मतलब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आएगा वो फिट होगा एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको नहीं बताया गया डार्विन में। तो दीज आर द सम मेजर ऑब्जेक्शंस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यस न्यू डार्विनिज्म है, तो न्यू डार्विनिज्म में हमारे पास देखते हैं, ओके, तो न्यू डार्विनिज्म में क्या हुआ, न्यू डार्विनिज्म में जो ग्रोगर मेंडल साहब थे ना, उनके साथ साथ जब काम किया था, साथ साथ नहीं मतलब पैरेलली काम किया था एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे थ्योरी पब्लिश की थी 4-5 साल के डिफरेंस से। तो अब डार्विन की वजह से देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स का काम 3 डेकेड तक
उसके ऊपर कोई किसी ने बात ही नहीं की, ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्रोगर मेंडल की जेनेटिक्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। डार्विन की वजह से ग्रोगर मेंडल वो हुए, मतलब उनको फेम नहीं मिला, वो क्रेडिट नहीं मिला, और बाद में क्या हुआ, डार्विन की थ्योरी को ही एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर चीजों को देखने के लिए, या न्यू डार्विनिज्म को लाने के लिए हमें जो ग्रोगर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये जो भी प्रिंसिपल उसने डिस्कवर किए थे, उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रोगर मेंडल यहाँ पे मतलब बाजी ले गए। तो हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसको मिला के और साथ में जो हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, उन दोनों को मिला के जो बनता है ना, उसे हम बोलते हैं न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक्स की बात आ जाती है ना, फैक्टर्स की। तो डार्विन knew very little about the mechanism of variation. वालेकुम अस्सलाम असरा, अल्हम्दुलिल्लाह। नजर आ रहा है, ये लाइट वाइट का बंदोबस्त करें आपके लिए हम। तो डार्विन का जो मैकेनिज्म था ना वेरिएशन का, ठीक है, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूटेशन है, म्यूटेशन से वेरिएशन आती है ना, तो वो डार्विन को नहीं पता था, ठीक है। या फिर वेरिएशन आपको पता है मियोसिस से आती है, ठीक है, मियोसिस रिमेंबर। तो ये चीज डार्विन को नहीं पता थी। तो न्यू डार्विनिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनियन थ्योरी ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखो ग्रोगर मेंडल का काम है, ठीक है, और साथ साथ में ग्रोगर मेंडल के ये जो बाकी जेम्स वैटसन और ये इनके जो जेनेटिक्स के इन्होंने जो वो किया था, फॉर एग्जांपल डीएनए के स्ट्रक्चर का बताया था इन्होंने, ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर से फिर म्यूटेशंस के बारे में काफी क्लियर हुआ। तो न्यू डार्विनिज्म ब्रांच क्या है, हमारे पास डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन को मिला के, ग्रोगर मेंडल के काम को मिला के, और ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के ऊपर काम किया था, उनके काम को मिला के ये हमारे पास वो बनता है। यहाँ देखें मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म, तो इसमें क्या क्या इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेट किया है। डार्विनिज्म क्या है, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर न्यू डार्विन देखो, म्यूटेशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, कॉन्टिजेंसी, स्पीशीज एंड ट्रेंड्स, ठीक है। और साथ साथ में ये बाकी चीजें आ गई, ईवो डीवो थ्योरी, प्लास्टिसिटी एंड अकोमोडेशन, एपिजेनेटिक्स, ठीक है, मल्टी लेवल सिलेक्शन, जीनोमिक इवोल्यूशन, और पता नहीं नीश फलाना फलाना फलाना। तो ये सारी चीजें मिलकर न्यू डार्विनिज्म बनाती, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, न्यू डार्विनिज्म के बारे में क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टोफर क्लारो सब लोगों को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सब लोगों को क्लियर है, मेन मेन जो 4-5 पॉइंट्स हैं? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? ओके चलें, दैट्स गुड। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, बोलते हैं ये डार्विन को बहुत ज्यादा वो मिला ना, ठीक है, डार्विनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। एक डॉक्यूमेंट्री है, अब मुझे उसके एग्जैक्टली नाम नहीं, मैंने देखी है यूट्यूब पे। तो जो भी लोग थे ना जो डार्विन के अगेंस्ट बोलते थे पहले, ठीक है, अगेंस्ट बोलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक साइंटिस्ट थे, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने बोला था कि भाई मुझे सर्जरी करने के लिए ये नहीं पढ़ना पड़ता कि डार्विन ने क्या बताया था, मुझे अपने सारे प्रोसीजर्स, मतलब कैसा कट लगाना है, कैसा वो करना है, वहां पे मुझे डार्विन साहब आके नहीं बताते। तो क्यों इसको इतना हाइप दी हुई है, डार्विनिज्म डार्विनिज्म डार्विनिज्म, ठीक है। तो उन्हें फिर अपने काम से निकाल दिया गया था। सिमिलरली बहुत सारे दूसरे प्रोफेसर्स को भी ऐसा करना पड़ा, जो बाकी थ्योरीज को देखते थे या डार्विन को चैलेंज करते थे, तो वो ये चीज करते थे, ठीक है। तो डार्विन को ना बहुत स्पेशली प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत स्पेशल वो किया गया, ठीक है, क्योंकि और वेस्ट में आज जितने भी साइंटिस्ट हैं वो 97% साइंटिस्ट दे आर वो क्या हैं,
वो एथियस्ट हैं और वो बिलीव करते हैं डार्विनिज्म, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो डार्विन के अगेंस्ट हैं, मतलब वो पॉइंट उठाते हैं, वो अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो पॉइंट उठाते हैं, वो बीच में लिंकिंग स्पीशीज का बात करते हैं, वो बीच में बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। अब पहले ये बोला बोला जाता है कि ना, जो वेस्ट में जो चर्च है ना, चर्च चर्च का बहुत ज्यादा वो होती थी ना, अथॉरिटी होती थी, हर जगह चर्च घुस जाता था, रिलीजन ना। तो फिर क्या करते थे, हर जगह रिलीजन लेके आ जाते थे, तो जो पादरी होते थे चर्चों के, तो वो अपनी मनमानियां करते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल सुकरात को भी जब जहर दिया गया, रिमेम्बर, तो वो सिर्फ सवाल क्वेश्चंस करने पे उनको जहर दिया गया। या फिर गलेलियो को गलेलियो को जब पूरी उम्र के लिए कैद कर दिया, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया था, जो मतलब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी उसके बारे में बताया। पहले ये कॉन्सेप्ट था ना कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो गलीलियो ने बोला था कि खैर गलीलियो से पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, कॉपरनिकस, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, और डार्विन और गलीलियो ने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया था, ठीक है। तो पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, यस, कि पहले मतलब सब जमीन सेंटर है सब चीजों का, और जमीन के अराउंड चीजें घूमती हैं, और कॉपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी कॉपरनिकस ने। तो डार्विन की भी, सॉरी डार्विन क्यों आ रहे भाई, गैलीलियो गैलीली की भी यही ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट किया, तो उन्हें इस चीज के ऊपर पूरी उम्र कैद हो गई, ठीक है। ऑल्दो उनको शायद असैसिनेट कर देते, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे ना बड़े बड़े लोगों के साथ, क्योंकि वो बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है, तो उनके बड़े कनेक्शंस थे, तो इसलिए वो उनको उम्र कैद हो गई, और उन बाकी उम्र उन्होंने जो है वो घर पे गुजारी, ठीक है, जिसमें वो बहुत सारी चीजें और डिस्कवर कर सकते थे, उन्हें बंद कर दिया, ठीक है। और बाद में वो जो वेटिकन सिटी जो चर्च है ना, उसने अब 1882 के अंदर माफी मांगी, और कहाँ माफी मांगी है कि वो सही थे। तो इसी चीज की अथॉरिटी को खत्म करने के लिए ना, कुछ लोग कहते हैं कि डार्विन को बहुत ज्यादा वो दिया गया है। खैर कुछ लोग डार्विन को ही बुरा मानते हैं। डार्विन ने खुद अपनी बुक में कहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशी में, कि भाई देखो मुझे मैकेनिज्म सही नहीं पता कि कैसे होता है ये एवोल्यूशन, जो मैंने बताया है वो इट इज जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। और थ्योरी के बहुत सारे मतलब फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मल्टीपल डिफरेंट उससे आ सकती है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से। हम डिफरेंट मतलब एक कॉमन रास्ते, एक जगह होती है एक पर्टिकुलर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रास्ते होते हैं ना, अलग अलग जगह से हम उस पॉइंट पे वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो डार्विन डार्विन की उसको वो करके जो है वो क्या किया गया कि चर्च की अथॉरिटी को कम किया गया, और आज देखो वेस्ट में रिलीजन अलग और साइंस अलग और सब चीजें अलग अलग, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ये भी है कि डार्विन जो है ना वो लास्ट एज में, अपनी जो एज थी ना उसकी, उस टाइम में वो ना एग्नोस्टिक हो गया था, और वो जो है वो उसकी जिंदगी में बहुत सफर किया उसने, उसके आई थिंक फादर की मतलब क्लोज रिलेटिव्स की जल्दी डेथ हो गई थी, तो वो अकेले रह गया था बस। खैर, ठीक है। तो बहुत सारी इस चीज के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। बाकी जो है वो, अब यस, एक मैंने आप लोगों को वो कल भी बताया था कि अब साइंटिस्ट ने 2016 में एक न्यू वो बनाया है पूरा, कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास यस, हमारे पास डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो उन फ्लॉज को मतलब करने के लिए हम अब दोबारा से साइंटिस्ट बैठे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सब, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे, और उन साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया है, कंसोर्शियम बनाया है एक ज्वाइंट, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं,
अगर आप लोगों को ये चीजें देखनी है ना, तो यूट्यूब पे एक चैनल है सुबूर, तो ब्रदर सुबूर, सुना है, देखा है आप लोगों ने सुबूर को? तो उसने जो है वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अच्छा खासा वो किया है, तो वो डिबेट भी करता है डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ। जी एवोल्यूशन, यस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उन्होंने किया हुआ है, तो उनको दो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सुबूर यूके में रहते हैं वो शायद, तो उन्होंने जो है वो किया हुआ है, सुबूर नाम है, सुबूर, सुबूर। ठीक है, और काफी एविडेंसेस के साथ बात करते हैं वो। ठीक है, और वो इस्लामिक काफी वो हैं, इस्लामिक मतलब। ठीक है, तो उनको देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने डार्विन की मतलब बहुत सारी चीजें उनकी ही बुक में से कोट करके मतलब बताते हैं। ठीक है, और इससे पहले मोरो ने एक वीडियो बनाई थी एवोल्यूशन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो, उसको एड्रेस करने के लिए भी ये सुबूर ने, हाँ तो वो मैं कौन सा बोल रहा हूँ सही थी, उसने तो वही नॉर्मल बात की है। तो जो सुबूर ने उन्होंने पूरा एक एक दो घंटे का पूरा एक वो सेशन किया है और उसके ऊपर एक एक पॉइंट को डिस्कस किए। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। इवन वो तो ये भी कहते हैं ये जो एवोल्यूशन का ट्री है ना, ये एवोल्यूशन का ट्री, ये तो खुद का बनाया, हम इंसानों ने खुद का बनाया हुआ है। तो कोई भी ऐसा अच्छा सा बना दे और वो कर दे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। और एक और चैनल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं ध्रुव राठी के नाम से, ध्रुव राठी आप लोगों ने शायद देखा होगा। ध्रुव राठी को किस किसने देखा है? तो उसने एवोल्यूशन को, अगर आप लोगों को डार्विनिस्टिक पॉइंट से एवोल्यूशन को समझना है ना, ऑल्दो इट इज नॉट राइट हमारे, तो वो ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यस हाँ, मतलब उन्होंने जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है ना, वो डार्विनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको देख सकते हैं। और ध्रुव राठी भी एथियस्ट है, आपको पता है? ही इज आल्सो एथियस्ट, अपने एक वीडियो में उसने बोला था। ठीक है, ऑल्दो ही इज आल्सो माय फेवरेट यूट्यूबर, बाकी साइंस की चीजें वो बहुत अच्छे बताते हैं, लेकिन एवोल्यूशन में भी वो डेफिनेटली बाकी जो जितने भी लोग डार्विनिज्म को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो भी फॉलो करते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसमें ये एवोल्यूशन का जो ट्री है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दो वीडियोस हैं शायद उसकी, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बस यही है, बाकी इंशाल्लाह इसके एक दो टॉपिक रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह कल देखते हैं, और फिर एनिमल बिहेवियर, और फिर खत्म बस क्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा फिर। कोई सवाल किसी का, कोई क्वेश्चन? ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो जिसमें जो है वो ये ब्लैक मॉथ और येलो, ये जो येलो मॉथ है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी जो सुबूर है ना, ब्रदर सुबूर, उसने बोला कि ये वाला एक्सपेरिमेंट फेक था। ठीक है, तो इतना सारा फेक एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी? तो अगेन से वही बात कि चर्च की अथॉरिटी को खत्म करने के लिए। यही नाम है शायद, सुबूर अहमद ही है। मैं आप लोगों को या लिंक भेज दूंगा चैनल का, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और हाँ अगर किसी को डार्विन की बुक देखनी है ना, खुद से ऑडियो ऑडियो बुक देखनी है ना, तो उसका भी लिंक मैं भेज दूंगा। उसमें खुद आप लोग बुक को देखेंगे उसने क्या बोला है, क्या क्या लिखा है बुक में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो लेट मी नो, नहीं तो फिर क्लास डिसमिस। कोनो मसला है क्या यहाँ तक? चलें ठीक है, चलें दैट्स गुड। चलें, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ओके।
इंशाल्लाह गुलाम दस्तगीर कल कल मुझे दूसरा वाला लैपटॉप भी मिल जाएगा, तो उसमें जितने भी वो है ना, वो कल अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो वीकेंड पे आराम से देख लेना। ओके। ओके कॉकी। चलें, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।